अगर कल सुबह आप न्यूज़ खोलें और सुर्खियां दिखें मिसाइल हमला, सीमा पर बमबारी, हजारों लोग विस्थापित, cannot have a nuclear weapon. This is not a so-called regime change war. Take back your country. Eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles. We did not start a war. We're trying to stop a war. तो दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या युद्ध में भी कोई नियम होते हैं, या फिर युद्ध का मतलब यही है कि जो ताकतवर है वही सही है। वास्तविकता ये है कि पिछले लगभग 150 वर्षों में दुनिया ने एक असाधारण कोशिश की है। ये कोशिश युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की नहीं रही, बल्कि उसे सीमित करने की रही है, यानी युद्ध को एक हद तक मानवीय बनाने की कोशिश। सुनने में ये विचार विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हीं नियमों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है, जिन्हें लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना, घायल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और तरीकों पर नियंत्रण रखना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नियम सिर्फ किताबों तक सीमित है या वास्तव में देशों को इनका पालन करना पड़ता है? इस पूरे ढांचे को समझने के लिए हमें इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को देखना होगा। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि आधुनिक हथियार युद्ध को पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। इसी चिंता के कारण 1899 और 1907 में हेग कन्वेंशंस आयोजित किए गए। इन्हें अक्सर हेग लॉ कहा जाता है, क्योंकि इनका मुख्य फोकस इस बात पर था कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। इन समझौतों में युद्ध के तरीकों और साधनों पर कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। उदाहरण के लिए जहर के उपयोग पर प्रतिबंध, छल से हत्या करने पर रोक, तटस्थ देशों की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा जैसे सिद्धांत स्थापित किए गए। 1907 का हेग कन्वेंशन 4 आज भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा माना जाता है, जिसका अर्थ ये है कि यदि कोई देश इस पर हस्ताक्षर न भी करे, तब भी ये नियम उस पर लागू माने जा सकते हैं। हालांकि युद्ध के नियमों का सबसे मजबूत स्तंभ 1949 के जिनेवा कन्वेंशंस हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों जैसे कंसंट्रेशन कैंप, युद्ध बंदियों के साथ क्रूर व्यवहार और नागरिकों की भारी मौतों ने दुनिया को झकझोर दिया था। इसी के बाद 4 ऐतिहासिक जिनेवा कन्वेंशन बनाए गए, जिन्हें आज लगभग हर देश ने स्वीकार किया है। इन 4 कन्वेंशनों में अलग अलग परिस्थितियों के लिए नियम तय किए गए। पहला कन्वेंशन जमीन पर घायल सैनिकों की सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा समुद्र में घायल या जहाज डूबने वाले सैनिकों की रक्षा से जुड़ा है। तीसरा युद्धबंदियों के अधिकारों को निर्धारित करता है, जिसमें यातना, अपमान और बिना निष्पक्ष मुकदमे के सजा देने पर रोक लगाई गई है। चौथा कन्वेंशन युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें सामूहिक सजा, बंधक बनाना और जबरन विस्थापन जैसे कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। इन कन्वेंशनों का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा कॉमन आर्टिकल 3 है। ये प्रावधान उन परिस्थितियों में भी लागू होता है जहां युद्ध 2 देशों के बीच ना होकर किसी देश के भीतर हो रहा हो, जैसे गृह युद्ध। इसमें न्यूनतम मानवीय मानक तय किए गए हैं, जैसे यातना पर प्रतिबंध, बिना मुकदमे के हत्या पर रोक और अमानवीय व्यवहार पर रोक। समय के साथ युद्ध के स्वरूप में बदलाव आया, इसलिए जिनेवा कन्वेंशन को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल भी बनाए गए। 1977 के एडिशनल प्रोटोकॉल 1 में नागरिकों की बेहतर सुरक्षा और अंधाधुंध हमलों पर रोक जैसे प्रावधान जोड़े गए। एडिशनल प्रोटोकॉल 2 गैर अंतर्राष्ट्रीय युद्धों जैसे गृह युद्ध के लिए विशेष नियम निर्धारित करता है। 2005 में एडिशनल प्रोटोकॉल 3 के माध्यम से एक नया प्रतीक रेड क्रिस्टल जोड़ा गया, जो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मानवीय प्रतीकों पर हमला करना युद्ध अपराध माना जा सकता है। इतिहास ने ये भी दिखाया कि कुछ हथियार इतने अमानवीय होते हैं कि उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल ने रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई। 1972 की बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ने जैविक हथियारों के विकास और भंडारण को ही प्रतिबंधित कर दिया। 1993 की केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ने रासायनिक हथियारों को पूरी तरह अवैध घोषित किया। इसी तरह 1980 की कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स उन हथियारों को नियंत्रित करती है जो अत्यधिक पीड़ा या अंधाधुंध विनाश करते हैं। 1997 की ओटावा ट्रीटी ने एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाया, जबकि 2008 की कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस ने क्लस्टर बमों को रोकने का प्रयास किया। फिर भी कई बार खबरों में इन हथियारों के इस्तेमाल की बातें सामने आती हैं।
इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति हमेशा एक साथ नहीं चलते। युद्ध अपराधों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 1998 में रोम स्टैट्यूट के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई। ये अदालत युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई कर सकती है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि व्यवहार में ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या महाशक्तियां भी वास्तव में इसके सामने जवाबदेह होती हैं? युद्ध को पूरी तरह अवैध घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम यूनाइटेड नेशंस चार्टर के माध्यम से उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आक्रामक युद्ध अवैध है। हालांकि 2 परिस्थितियों में सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी गई है। पहली, आत्मरक्षा और दूसरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से की गई कार्रवाई। इसका मतलब ये है कि युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसे एक सीमित ढांचे में रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है। आज ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार प्रणाली जैसी नई तकनीकें सामने आ चुकी हैं। सिद्धांत रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून इन पर भी लागू होता है, लेकिन व्यवहार में इनकी व्याख्या को लेकर अभी भी बहस जारी है। सबसे जटिल सवाल तब उठता है जब कोई स्वायत्त हथियार प्रणाली खुद निर्णय लेकर हमला करती है। ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? प्रोग्रामर, सैन्य कमांडर या राज्य? ये आने वाले समय की सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक बहसों में से एक हो सकती है। भारत के लिए भी इन नियमों का विशेष महत्व है। भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है और भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सीमा विवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का महत्व और बढ़ जाता है। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा और देश की वैश्विक छवि से भी जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ युद्ध को समाप्त नहीं करता, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहता है कि युद्ध के दौरान भी कुछ सीमाएं होती हैं। नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, घायलों का इलाज किया जाना चाहिए, युद्धबंदियों के साथ यातना या अपमान नहीं होना चाहिए और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जो अंधाधुंध विनाश करते हों। ये नियम मानव सभ्यता की उस अंतिम रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो युद्ध को पूरी तरह अराजक होने से रोकती है। जब इन नियमों का सम्मान किया जाता है तो युद्ध की क्रूरता कुछ हद तक सीमित रहती है, लेकिन जब इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अंततः युद्ध की खबरें केवल सैन्य रणनीति की कहानियां नहीं होती, उनके पीछे कानून, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही की एक पूरी व्यवस्था छिपी होती है। इन नियमों को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तय करते हैं कि संघर्ष के समय भी मानवता कितनी सुरक्षित रह सकती है।